हेलो बच्चों, वेलकम टू एडविन क्लासेस अगेन। चैप्टर चल रहा है हमारे पास सॉल्यूशन क्लास 12 का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और उसके बाद में हम लोगों ने किया था ऑस्मोसिस के यूजेस, एप्लीकेशंस, और आज हम लोग करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसकी शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस प्रोसेस के साथ। यानी कि ये जो वीडियो है ये ऑस्मोसिस की कंटिन्यूएशन में है। अगर किसी बच्चे का पिछली बार वाला वीडियो देखने से रह गया था तो जरूर देख लीजिएगा आपको। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। हमारे पास आज की क्लास जो शुरुआत होती है, सबसे पहले पॉइंट यहां पर लिखा गया है डिफाइन एडेमा। तो एडेमा के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम लोगों ने पहली जो यहाँ पर शुरुआत करनी है वो यहां से शुरुआत हो रही है हमारे पास में। देखिए बच्चों, पहली चीज हमारे पास में आ रही है कि आप एडेमा के बारे में बताइए क्या होता है एडेमा। तो देखिए, एडेमा क्या है ना, पीपुल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड्स। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि हम लोग चिप्स खाते हैं तो चिप्स में सॉल्ट बहुत होता है। तो जब कहीं पर सॉल्ट बहुत होता है तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, जहां पर सॉल्ट होता है तो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि जो सॉल्ट है, अगर सपोज करिए कि मैं आपके सामने इसको बना करके दिखाता हूं, तो अगर आपके पास में हमारे बॉडी के सेल में सॉल्ट हो जाएगा बहुत, तो सॉल्ट होने का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया हमारे पास में हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हमारा जो सेल है बच्चों, वो क्या हो गया हमारे पास में हाइपरटोनिक। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था हाइपरटोनिक चीज, जो बाहर की चीज हमारे पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन होगी, ये पानी इसके अंदर जाना शुरू कर देगा, स्वेल कर जाएगी ये। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, DILUT, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जिस चीज के अंदर हमारे पास में नमक ज्यादा होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि उस चीज में हमारे पास में, ये थोड़ा साफ कर देते हैं, हाइपरटोनिक, सफाई से लिख देते हैं हाइपरटोनिक। तो वो सेल वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। और इस वजह से पफिनेस, यानी कि हमारा चेहरा थोड़ा फूला हुआ सा लगता है, इसको क्या लगता है, स्वेलिंग आ गई है। तो ये फिनोमेना किस में होता है, जो लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, तो उनके साथ में ये मसला आता है। क्या लिखा हुआ है, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स। वाटर देखिए इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, जो हम लोगों ने पानी पिया वो हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा आना शुरू हो चुका है। एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस, और इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड एडेमा। तो इससे हमारे बॉडी में पफिनेस आ गया या स्वेलिंग आ गया, और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको एडेमा। तो ये हमारे पास में पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। देखिए, हमारे पास में दूसरी चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, अभी भी आपके सामने ड्राइंग है, जरा एक बार हम एक छोटी सी ड्राइंग फिर से बना लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास में कल की जो हम लोगों ने बात करी थी बच्चों को कुछ इस तरह से करी थी कि ये हमारे पास में देखिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स SPM से होते हुए अंदर जा रहे हैं। इसको हम लोगों ने कल क्या कहा था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जब ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के ऊपर बच्चों देखिए इससे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था बच्चों लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो पानी यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ऊपर आ रहे हैं, इसको हम रोक सकते हैं अगर हम ऊपर से एक फोर्स लगा दें तो यानी कि जैसे ये पेन ऊपर आ रहा है, तो अगर ये ऊपर आ रहा है तो मैं एक फोर्स लगा दूं जो इसके बराबर हो, तो इसको ऊपर आने से रोक देगा। तो इस पेन को देखिए, अगर ये 10 न्यूटन के फोर्स से ऊपर आ रहा है और मैं ऊपर लगाता हूं 2 न्यूटन, तो ये रुकेगा नहीं। अगर ये ऊपर आ रहा है, मैं लगाता हूं 5 न्यूटन, नहीं रुकेगा। लेकिन इफ आई एक्सर्ट, अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगा दूं 10 न्यूटन का, तो ये फिनोमेना रुक जाएगा। तो ऊपर से हम एक फोर्स लगा दें जो इसके मूवमेंट को रोक दे, उस प्रेशर को हमने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब एक दूसरी सिचुएशन सोचिए आप, ये पेन 10 न्यूटन के फोर्स से ऊपर आ रहा था और अगर मैं ऊपर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दूं, देखिए 20 न्यूटन का ये, तो इससे क्या होगा, फिर ये पेन बजाय ऊपर आने का अब ये नीचे जाना शुरू कर देगा। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा क्या करता हूं, डेंजर साइन बनाता हूं। इफ दिस प्रेशर, अब देखिए इसको मैं रेड कर रहा हूं, इफ दिस प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो उल्टा प्रोसेस शुरू, मैंने बताया 10 न्यूटन से आ रहा है, ऊपर से 20 न्यूटन लगा दो, नीचे जाएगा ये। तो अगर ऐसा हो गया तो ये जो चीज आपके सामने अभी ऊपर जा रही थी, तो ये बच्चों आपके पास में नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास में ये उल्टा प्रोसेस इसके अंदर हमारे पास में शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी जो है ऊपर से यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना शुरू हो जाता है, और इसको फिर हम लोग नेचुरली, मतलब मैं कुछ भी बोलूं आप खुद कहेंगे कि सर इसको रिवर्स ऑफ द ऑस्मोसिस कहना चाहिए। यही बात यहां पर भी है, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आप देखिए, अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करते हैं तो इसको मैं अभी क्लीन कर देता हूं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side। यानी कि अगर आप जो है एक प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको पता पाई का निशान क्या था, कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आप लगा देंगे तो उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन को आप सुन लीजिए और यहां पर नोट कर लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन, उल्टा हो गया, थ्रू द सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। हर बच्चे को जो इस साल बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठने जा रहा है उसको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास में सारी की सारी कहानी। एग्जामिनेशन के अंदर आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेफिनेशन में कि भाई ये एक कंडीशन है जो कि आप ड्राइंग बना करके लिख करके दिखा सकते हैं। तो इसको बच्चों अपन लोग क्लीन कर देते हैं। अब हम आते हैं इस रिवर्स ऑस्मोसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों डीसैलिनेशन। ये देखिए आप, दिस इज डीसैलिनेशन। डी माने बाहर निकालना। जब भी आप कभी पूरी केमिस्ट्री में डी वर्ड को देखेंगे तो डी मीन्स होता है टू रिमूव, हटा देना। सलाइन यानी कि नमक, नमक को हटा देना। तो अगर आप कहीं पर भी नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर, उसमें से नमक को बाहर निकाल देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं डीसैलिनेशन। तो डीसैलिनेशन देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है बच्चों कि ये जो ऐसे कंट्रीज होते हैं ना जहां पर के रिवर्स नहीं होती हैं, समुद्र होते हैं, जैसे कि अरब के कंट्रीज हैं, गल्फ के कंट्रीज हैं, वहां पर क्या होते हैं, समुद्र हैं, ओशंस हैं, लेकिन उनके पास में नदी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, समुद्र का पानी लेकर के आते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, आप यहां पर बच्चों देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है सॉल्ट वाटर। ये देखिए आप, सॉल्ट वाटर, और ये लिखा हुआ है फ्रेश वाटर। तो मैं क्या करता हूं, इस ड्राइंग को पहले अपने आप बनाता हूं यहां पर आपके सामने। तो मैं इसको अभी क्लीन कर देता हूं और एक ड्राइंग देखिए मैं बनाता हूं फिर से आपके सामने। ये देखिए आप, ये मैंने एसपीएम लगा दिया यहां पर, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और बच्चों यहां पर मैंने रख दिया सलाइन वाटर। ये देखिए आप, सलाइन वाटर, और इस तरफ मैंने लिख दिया फ्रेश वाटर यानी कि प्योर वाटर। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं तो कल से जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास में जो है ना पानी इधर जाना शुरू कर देगा। भाई साहब ये तो बहुत ही घपला हो गया, हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो भी खत्म हो गया, वो सब एसपीएम में से निकल करके
सलाइन वाटर के साथ चला गया। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। ड्राइंग देख लें आप इसको अच्छी तरीके से। अब हमें तो इसका उल्टा करना है, हमें नमक को अलग कर देना है, पानी को अलग कर देना है। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग क्या करने वाले बच्चों, हम लोग यहां पर एक काम ये करेंगे अभी कि आप जो है इसको फिर से ड्राइंग को मैंने ऐसे ही बना दिया। अब आप ये करियो कि यहां पर बच्चों इस तरफ से ना एक प्रेशर लगाइए, आप प्रेशर लगाइए मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखिए आपको बार बार पता है पाई इज द सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो अभी क्या हो जाएगा, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। अब हमारे पास में देखिए इस तरफ से पानी निकल करके उल्टा काम शुरू हो गया भाई साहब, रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो चुका है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी जाना शुरू कर देगा। तो इसको फिर हम लोग कहते हैं डीसैलिनेशन। तो डीसैलिनेशन का मतलब होता है नमक को अलग कर देना। इस चीज को बच्चों हम लोगों ने क्या करा है, फिर यहां पर ये जो मैंने एक आपके सामने रॉ या रफ टाइप की ड्राइंग बनाई, इसको मैं अभी यहां पर आपके सामने क्लीन कर देता हूं और मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ाता हूं। डीसैलिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। देखिए ये बात यहां पर भी मेंशन करेगी, ये देखिए आप, when pressure more than osmotic pressure is applied then pure water is squeezed out of the sea water। यानी कि यहां से देखिए सॉल्ट वाटर में से प्योर वाटर निकल करके इस साइड में आना शुरू हो चुका है बच्चों हमारे पास में। और थ्रू द मेम्ब्रेन, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डीसैलिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर आता है 1 नंबर का अगर ये सवाल, तो आप अच्छे तरीके से, खूब अच्छी तरीके से यही डेफिनेशन लिख करके आएंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, देखिए बच्चों मैंने कल भी आपको ये बात बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये एनिमल स्किन के नीचे लगी हुई पार्चमेंट को कहते हैं झिल्ली। अब जाहिर सी बात है, पहली बात तो एनिमल के नीचे इतनी स्किन आपको मिलेगी नहीं, कितने बड़े लेवल पर आप काम करें, ओशन के पानी में से नमक को निकालें। तो अब तो साइंटिस्ट लोगों ने खुद डेवलप कर ली है और इसका नाम याद रखेंगे सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। समझ गए नहीं आप, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन इज यूज्ड। सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि नेम 1 आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्लीज रिमेंबर दिस नेम, सेलुलोज एसीटेट। तो ये हमारे पास में टॉपिक पूरा हो गया। ड्राइंग आप ये बना सकते हैं या यहां पर जो मैंने अभी आपके सामने रफ बनाई थी आप उसको बना सकते हैं। हम लोग इसको क्लीन कर देते हैं बच्चों। और देखिए अब हम लोग जो है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। मैंने आपको बताया था कि अब हमारा नंबर है न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करने का। तो न्यूमेरिकल्स की हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों यहां पर। और देखिए कुछ न्यूमेरिकल हमारे पीछे के ड्यू थे तो हम वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। क्या है हमारे पास में वो, पहले हम एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। देखिए अभी तक जैसे आपको पता है कि मैंने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सवाल नहीं लिया था, तो आज सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत करने वाला हूं। तो हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग चल रहा है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। देखिए चलो भाई बच्चों, चलो अब शुरुआत हो रही है बच्चों न्यूमेरिकल की। हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। नाउ इट्स टर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का टर्न आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या चीज लिखी हुई है हमारे पास में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 32। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, ये 32। ये देखिए आप पढ़िए अच्छे तरीके से। आप 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, 2 एलिमेंट है ए और बी, फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4। When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin.
तो बच्चों ये हमारे सामने कोई एक सिचुएशन आ रही है, क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि हमने बच्चों यहां पर क्या करा है, 20 ग्राम हम लोगों ने बेंजीन ले लिया है, 20 ग्राम बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन। इसके अंदर हमने 1 ग्राम, ये देखिए आप, 1 ग्राम AB2 मिला दिया हमने इसके अंदर, 1 ग्राम AB2, 1 ग्राम AB2। इससे इस चीज का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज बाय 2.3 केल्विन, 2.3 केल्विन। यानी कि आपने 1 ग्राम AB2 लिया, पानी में मिला दिया, सॉरी पानी नहीं, बेंजीन में मिला दिया 20 ग्राम, तो फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन कम हो चुका है। अब हमने यहां पर क्या काम करा, अब दूसरी सिचुएशन दिया इन्होंने कहा वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाय 1.3 केल्विन। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दूसरी एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और यहां पर हम लोगों ने फिर से 20 ग्राम ले लिया बेंजीन, और इस 20 ग्राम में हमने 1 ग्राम डाला है बच्चों यहां पर AB4, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो गया है कितना, 1.3 केल्विन। यानी कि अगर आप बेंजीन के अंदर 1 ग्राम AB4 डालेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 1.3 केल्विन कम हो जाएगा। अब इन्होंने डिमांड क्या करी है क्वेश्चन में, फाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। A और B के आपको एटॉमिक मासेस बताने हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पहले आपको मैंने ये सिचुएशन समझा दी जो उन्होंने दिया था यहां पर, अब मैं इसका सॉल्यूशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो मैं इसको, क्योंकि आपको मैंने बता दिया, लेट अस क्लीन दिस थिंग्स। फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन AB2 है 1 ग्राम, डेल्टा TF 2.3 केल्विन, और KF की वैल्यू बच्चों दे रखी है हमें 5.1। ये देखिए आप 5.1, दिस इज 5.1। ओके, अब हम करेंगे क्या, हम लोगों ने पढ़ा था अभी पीछे की क्लास में कि फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है दिस इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। KF की वैल्यू दे रखी है 5.1 इंटू मोलैलिटी। मोल्स का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, वेट ऑफ AB2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, जिससे कि ये काय में आ जाए, केजी में आ जाए। अगर अभी भी किसी बच्चे को मोलैलिटी के ऊपर कोई भी डाउट है तो आप इसके पीछे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपको एक तरफ यहां पर कहीं लिख करके दिखा देता हूं। देखिए, अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा है वो कहता है सर 1 मिनट बता दिए, तो देखो बच्चों ये होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारे पास में केजी के अंदर होना चाहिए, केजी में। तो देखिए मैंने वही सब काम कर रखे हैं यहां पर, वेट ऑफ AB2 मॉलिक्यूलर वेट दिस 20 ग्राम दे रखा है, बेंजीन 1000 से मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो अभी मैं वापस आ जाता हूं अपने सवाल के ऊपर, और देखिए यहां पर डेल्टा TF दे रखा है हमें बच्चों 2.3, और KF की वैल्यू जो हमारे पास में वो 5.1 दे रखा है हमको, और उसके बाद वेट ऑफ AB2 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता बच्चों, यही तो असल चीज है जो हमें निकालनी है, यही तो चीज है हमारे पास में जिसको कि हम लोग तलाश कर रहे हैं। इंटू 20, यहां पर लिख देते हैं, इसको तो हम येलो से ले लेंगे, इंटू 20 और 1000 ऊपर आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे पास में ये जो AB2 है इसका जो है बच्चों मास आ गया अब आपके सामने 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय
20 इंटू 2.3 और देखिए इसकी वैल्यू जो है हमारे सामने निकल करके आ जाएगी 110.87 110.87। ये अभी आपके पास में क्या आया, Ab2 का मॉलिक्यूलर मास आया निकल करके, Ab2 का मॉलिक्यूलर मास। खूब अच्छी तरह से आपने देख लिया, हटा देता हूं उसको मैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। तो सेकंड कंडीशन में हम लोग देखते हैं, इन्होंने कहा सेकंड कंडीशन के ऊपर हम आ जाते हैं बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड, और अब इंस्टेड ऑफ Ab2 यहां पे क्या दे रखा है, Ab4 1 ग्राम। डेल्टा TF में चेंज है बच्चों, डेल्टा TF में चेंज है, 1.3 केल्विन है। देखिए आप 1.3 केल्विन, यहां पर आप देख सकते हैं 1.3 केल्विन Ab4 के लिए। तो अभी मैं इस सेकंड कंडीशन में Ab4 1 ग्राम है, डेल्टा TF 1.3 केल्विन है, KF 5.1 है, TF KF इंटू M, और अब की बार इंस्टेड ऑफ Ab2 आई विल राइट Ab4। ये देखिए आप। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहां पर इसका जो वेट कम करा, उसने कितना कम करा था, 1.3 केल्विन। देखिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। अभी आप यहां पर रखेंगे जब इस चीज को, तो AB4 का मास जो हमारे पास में आएगा निकल करके, देखिए सब चीजें मैंने बदल दी यहां पर आपके सामने, नजर भर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और ये आएगा 196.15। ये देखिए आप, कैलकुलेशन हम लोग को रेडी रखनी पड़ती है अपनी, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन यहां पर आपके सामने करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम और फिर लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। तो हमारे पास में ये 196.15 ये सॉल्यूशन हमारे पास में फीड कर रखा हमने, जिससे कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन के थ्रू बच्चों आ गया Ab4 का मॉलिक्यूलर मास 196.15। अब आपको करना क्या है, लेकिन उसने इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है। नाउ आई विल क्लीन इट ऑल, सबको मैं क्लीन करने वाला हूं। इसने पूछा है फाइंड द एटॉमिक मासेस। तो कोई बात नहीं, अभी बच्चों Ab2 का क्या मतलब होता है बच्चा पार्टी, A+2B, जिसका मास हमारे सामने अभी निकल करके आ चुका है 110.87, और Ab4 का क्या मतलब होता है भाई, A+4B, जिसका क्या मतलब होता है हमारे पास में 196.15। अब बहुत सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, 2B आ जाएगा आपके पास में। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, इसको अगर आप 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, तो इससे हमारे पास में जो 2B की वैल्यू है वो निकल करके आ रही है हमारे पास में 85.28, और इस तरीके से जो B है, ये हमारे पास पहला एटॉमिक मास निकल करके रेडी हो चुका है। B का एटॉमिक मास आ रहा है 42.64। बच्चे लोग, पहला एटॉमिक मास आपका आ गया, मुबारक हो। पहला एटॉमिक मास हमारे पास में जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। अब हम लोग A के ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं क्लीन कर देता हूं तो आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, A+2B। अभी हम लोगों ने देखा A+2B की वैल्यू हमारे पास में आ रही थी 110.87, और आपके पास में B की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में, हम लोग रख देते हैं 42.64, दिस इज इक्वल टू 110.87। तो आप A की वैल्यू यहां पर निकालिए 110.87, और इसमें से आप ला करके इसको माइनस कर दीजिए, जो कि है 85.28, और इस तरीके से A का भी हमारे पास में एटॉमिक मास निकल करके आ गया। बहुत बहुत बधाई आप लोग सब लोगों को। देखिए लंबा चौड़ा सवाल था, बट हम लोगों ने इसको बहुत आराम से
बहुत सुकून के साथ में क्वेश्चन को पूरा सॉरी समझ लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों हो जाता है पूरा। अब हम बढ़ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक पर कोई परेशानी महसूस हो तो आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप आराम से कमेंट कर दीजिए और मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है ना, उसी कमेंट बॉक्स में आपको समझा दूंगा मैं। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो अपना नंबर दे दिए तो मैं आपको कॉल करके आपको समझा दूंगा मैं। ठीक, चलिए अभी तो हम लोग यहाँ पर इसको फिर से क्लीन कर देते हैं। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वापस जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके बाद आज की क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चंस करने आ रहे हैं हम। आप एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जो कि सॉल्व्ड क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, सॉल्व्ड है ये, सॉल्व्ड 1.11। आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक खोल करके देखेंगे तो सॉल्व्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अब आप, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अब आप। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है अभी हमारे पास में, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। क्या हुआ है कि यहां पर एक हमारे पास में सॉल्यूशन बनाया किसी बंदे ने, और इस सॉल्यूशन में देखिए उसने क्या करा है, कुछ इसने यहां पर प्रोटीन डाली है। देखिए ये आपके पास में क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन है ये, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के अंदर है। इसका वेट कितना है बच्चा लोग, 1.26 ग्राम्स, 1.26 ग्राम्स। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन। ये देखिए आप। और इसका जो ऑस्मोटिक, इसने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अभी हम लोग को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब 10⁻³ बार, 2.57 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो बच्चों मैं यहां पर आपका सॉल्यूशन शुरू करता हूं। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन की शुरुआत कर लेता हूं। बहुत आसान सा सवाल है। पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई, 2.57 इंटू 10⁻³ ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। कॉन्सेंट्रेशन आप सब लोग जानते हैं बच्चों, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू आर। आर के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि आर की वैल्यू होती है 0.0821 बार में लगाना, सॉरी देखिए यहां बार में दे रखा है, तो 0.083 लगेगी आपकी, 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन, ऐसा होता है इसकी यूनिट। और टेम्परेचर आपको दे रखा है बच्चों यहां पर 300 केल्विन। अब आपको इसके अंदर अगले स्टेप जब उठाना है तो अगला स्टेप हम लोग उठाने जा रहे हैं, और वो मैं अगला स्टेप वहां पर लिख देता हूं आपके सामने। देखिए पेन का कलर चेंज करते हुए थोड़ा सा ले लेते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने इस फॉर्मूले को फिर मैं अगले स्टेप में एक्सटेंड करता हूं। 2.57 इंटू 10⁻³ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ प्रोटीन यहां पर है देखिए, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन इनटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द, हमारे पास में सॉल्यूशन कितना दे रखा है, यहां पर वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये इसमें नहीं चलेगा, आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टू चेंज इट इनटू लीटर्स, लीटर्स में चेंज करने के लिए। तो यहां तक कि पहले आप पूरी बातों को देख लीजिए। ओके, अब इसके बाद में बहुत आसान सी चीज है, इसको मैं यहां से पूरा हटा देता हूं। ये चीजें आपने देख ली है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। और अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर, अब हम लोग जो है
देखिए बस आपको उसने पूछा है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेट कितना दे रखा है इसका, देखिए यहां पर देखिए 1.26, ये देखिए आप वेट, तो बस सारी वैल्यूज को रख देना है 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना था, इधर पहुंचा दिया हम लोगों ने, 2.57 इंटू 10⁻³ यहां आएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी और ये हो जाएगा आपके पास में 200 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 0.2, और ये आपका आंसर हो गया रेडी। कितना है बच्चों, आप कैलकुलेट करके देखिए अपने अपनी कॉपीज में, 61022 ग्राम पर मोल। तो भाई साहब बिल्कुल रेडी हो जाइए, और बेहतरीन आंसर रेडी हो चुका है आपके सामने, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा, हम आगे मूव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आप अभी नोट करेंगे, बाद में नोट करेंगे, ये आपके ऊपर होगा। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अपन लोग इसको हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं सब चीजों को हम लोग, ठीक है ना, हटा दिया भाई सब लोगों को। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं भैया हम लोग, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का 1.12 यानी कि इंटेक्स्ट का 12th क्वेश्चन, ये सॉल्व था, ध्यान से देखिए, ये इंटेक्स्ट है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स, ये देखो भैया ये पास्कल। जिन बच्चों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है यूनिट में, पहले तो मैं वो क्लियर करा देता हूं एक बार फिर। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि हमारे पास में प्रेशर की यूनिट होती है, एक तो 1 एटमॉस्फेयर, दूसरी होती है 1 बार। इनका आपस में क्या रिलेशन होता है उसको आप देखिए, यहां पर इनका रिलेशन ये होता है कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार होता है। और दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज बच्चों 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल्स। अगर कोई बच्चा अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत भी वीक था वो सही कर ले। आर जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी दो वैल्यूज होती है, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन 0.0821, या फिर होती है 0.083 बार। लीटर के बजाय इस वक्त पर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, हालांकि बात एक ही है। तो ये पहले दिमाग में बैठा लें आप सब लोग। सब चीजों को आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से। यहां पर ओके, जब आपने इस चीज को दिमाग में बैठा लिया तो मैं इसको फिर से क्लीन करने वाला हूं। और अब देखिए आप यहां पर सिंपल सी चीज है, अब की बार कोई एक क्या करा इसने, एक सॉल्यूशन बनाया, 1 ग्राम पॉलीमर लिया इसने, कोई यहां पर कोई चीज लिया इसने 1 ग्राम पॉलीमर, ऐसा करा है 1 ग्राम पॉलीमर। मॉलिक्यूलर मास है इसका 185,000। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पर 450 ml। और टेम्परेचर आपके पास में जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 273 और जोड़िए जिससे कि आपका हो जाएगा 310 केल्विन, क्योंकि आपको पता है हमें सब चीजें केल्विन में रखनी होती है। तो इसने पूछा है कि फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन पास्कल्स। तो नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। और देखिए सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर, और फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा हम लोग यहां पर लगाने आ रहे हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। सी का वैल्यू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू T इंटू V। सारी चीजें रखने के बाद वेट जो है हमारे पास में वो कितना है, अब देखिए 1 ग्राम वेट है, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास में कितना है 1, कहां गया भाई, 185
000। वॉल्यूम 450 ml है, जिसको हम 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में चेंज करेंगे। आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन, और टेम्परेचर बच्चों लगा दिया हम लोगों ने 310 केल्विन। इन सब चीजों को जब आप लोग वैल्यूज को रख देंगे, पहले तो आप इसको देख लें यहां पर, क्योंकि मैं इसको अभी क्लीन कर दूंगा मैं, आप इन सब चीजों को देख लीजिए। फाइन, ये सब बातें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम जो है इसकी कैलकुलेशन को फाइनलाइज कर देते हैं बस यहां पर, और वो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में। इससे बच्चों हमारे पास पाई की जो वैल्यू आई निकल करके 0.306 10⁻³ एटमॉस्फेयर। लेकिन इसने एटमॉस्फेयर में पूछा नहीं है, इसने पूछा है आपसे पास्कल्स में। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, इसको बार में चेंज कर लेता हूं, देखिए, और दूसरा काम मैं करता हूं इसको फिर पास्कल्स में चेंज कर लेता हूं, इंटू 10⁻³ 1.013 इंटू 10⁵। अब बच्चों ये आ गया आपके पास में पास्कल्स, और इसकी वैल्यू आपके सामने मैंने आंसर ऑलरेडी देखे, आप कोने में देख भी पा रहे होंगे, 31 पास्कल्स। तो ये हमारे पास में बच्चों इसका आंसर रेडी हो चुका है। और देखिए आप बढ़िया करके इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए आप, तो मैंने आंसर इत्तेफाक से पहले यहां पर नोट करवा दिया था सब बच्चों को, जिससे कि कैलकुलेशन में हमें आसानी रहती है। तो 31 पास्कल्स जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रखिएगा ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.12 है। फाइन, अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए अब आप लोग, और देखिए आप जो है यहां पर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर नहीं डाला है, बट इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। क्या कहते हैं बच्चों ये कि 0.16 ग्राम ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद 0.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कल की क्लास में मैंने आपको ये वाली बात बताया था कि हमारे पास में 0.16 ग्राम NaCl आइसोटोनिक का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब ये कहते हैं कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 पर मोल। अब मैं यहां पर सोच रहा हूं कि यार ये क्या बात हुई, ग्लूकोज का मास चलो ठीक है उसने बता दिया, बट NaCl का भी हम बता सकते हैं। NaCl में Na23, क्लोरीन 35.5, तो 58.5 हो गया। बट वाई दे आर आस्किंग, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, बट एनीवे उसकी मर्जी है, पूछ रहे तो निकालते हैं हम लोग। तो पहला क्या काम करते हैं हम लोग, आइसोटोनिक को एक बात समझ लेते हैं बच्चों हम लोग। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, पाई ऑफ NaCl इज इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज, ये होता है इसका मतलब। पाई का फॉर्मूला क्या था बच्चों, CRT, फिर से CRT। कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग, लेकिन देखिए टेम्परेचर सेम है, और R तो गैस कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि C1/C2 बराबर हो जाता है। ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बराबर हो जाती है। अच्छा साहब, चलिए ये अगर ऐसा हो जाता है, इसको हमने एक कोने में रख दिया। अब हम आते हैं यहां पर, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, 0.16 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये हुआ इसका मतलब। इसी तरीके से 0.80 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.80 ग्राम ग्लूकोज, थोड़ा सफाई से लिखेंगे भाई, ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया।
अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर इनके बराबर है, C1 इज इक्वल टू C2 है, तो C ऑफ NaCl इज इक्वल टू C ऑफ ग्लूकोज। C ऑफ NaCl का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ NaCl डिवाइड बाय वॉल्यूम 100 ml। ये देखिए आप, ये ग्राम में नहीं ml में लिखना है, सॉरी, और ये भी ml में, क्योंकि वॉल्यूम यहां पर ml में। इसी तरीके से मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 100 ml। तो बच्चों ये भी गायब हो गया फिर, चलो भाई ठीक है। अब जो है यहां पर कहानी में शायद कुछ ट्विस्ट आने वाला है, शायद। तो ट्विस्ट कैसे आने वाला है देखिए, अब मैं इस वाली साइड को हटा देता हूं यहां से और उधर फोकस करेंगे अब हम लोग। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि ऑलरेडी आपको दे रखा है। वेट ऑफ NaCl बच्चों है 0.16, ये देखिए आप, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, और वेट ऑफ ग्लूकोज आप देख सकते हैं ये हमारे पास में 0.80 डिवाइड बाय 180 डिवाइड, ये मैंने इसका कट मारा और इसका कट मारा 36। अरे भैया ये क्या हो गया, अरे अरे ये क्या हो गया भाई, 36 ग्राम्स, 36 ग्राम्स NaCl का मॉलिक्यूलर मास, 36 ग्राम्स। जरा कैलकुलेशन तो देखिए आप, मैंने तो सही करा बिल्कुल, यहां से इसको मैंने उड़ा दिया, 5 बार चला गया, 5 से मैंने 180 को उड़ा दिया, 36 आ गया। जरा सा क्लीन तो कर दे भाई, ये क्या हुई कहानी, ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई भाई। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl जो कि नॉर्मल हमारे पास में होता है 58.5, क्यों होता है भाई, Na का 23 और क्लोरीन का 35.5। लेकिन यहां तो भाई डेंजर हो गया, अगर रेड में लिखा जाए 36, क्या कहेंगे इसको अब आप, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल भाई साहब, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, यानी कि ये किस्सा यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का खत्म होता है। क्यों खत्म हो जाता है, हमने पढ़ लिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे हमने उसी क्लास में। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ समझ लिया, न्यूमेरिकल भी कर लिए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकल भी कर लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन, एडेमा, एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, why osmosis is preferred for the calculation of molecular masses, सब हमने पिछली क्लासेस में कर लिया। अब आखिर में सिर घूम गया हमारा कि ये मॉलिक्यूलर मास NaCl का 36 कैसे आ सकता है। अब मैं Na का एटॉमिक मास तो नहीं बदल सकता, वो तो दुनिया में हमेशा ये रहेगा, इसका एटॉमिक मास तो नहीं बदल सकता हूं, तो ये 58.5 जो चीज आनी चाहिए थी, नाउ इट इज कमिंग एज 36। इसका मतलब कुछ घपला हो चुका है। देखिए इसको मैं यहां पर थोड़ा सा और ऐसे लिख देता हूं जिससे कि आपको दिमाग में बैठे कि क्या हो रहा है। ये 36 हो गया। तो बच्चों ये आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन की शुरुआत होगी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, उसके अंदर अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताया जाएगा कि ये क्यों हुआ है ऐसा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और आपको ये बताया जाएगा कि इसको अब हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर, एक जो आप नई क्लास में पढ़ेंगे, कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जामिनेशंस में क्या, बोर्ड में क्या, कॉम्पिटिशंस में, नीट में, आईटी में, सब में उसका जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कल की क्लास हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट वीडियो की क्लास जो हमारे पास में होगी, उसमें आप सीखने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, वेंट हॉफ फैक्टर। आज के लिए इतना रहेगा, गुड बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर करिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। टेक केयर, गुड बाय, सी यू।